हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुभव एजुटेक में। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक समझने वाले हैं वो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझ चुके हैं। तो आपको जो है इन लॉज को अच्छी तरीके से समझने के लिए जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वाली वीडियो है उसको देखना होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को ज्वाइन करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए क्या होता है ये। इससे जो पहला फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था वो फोर्स को डिफाइन करता था, ठीक है। यानी कि जो मोशन का मेन कोज है वो फोर्स है। साथ ही जो एक टर्म आता है इनर्शिया, तो इनर्शिया को भी एक्सप्लेन करता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। साथ ही इससे पहली वाली वीडियो में हमने जो टाइप्स ऑफ इनर्शिया है उनको भी समझा था। आज सेकंड लॉ ऑफ मोशन में वो जो फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होती है और किन फिजिकल क्वांटिटीज़ पर फोर्स की वैल्यू डिपेंड करती है, तो उन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेट करता है, स्टेट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। तो ये मोमेंटम क्या था, किसी ऑब्जेक्ट के मास और उसकी वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है उसको हम क्या बोल देते हैं, मोमेंटम। इसको हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। मोमेंटम पर अलग से मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, जिसका मतलब ये है कि टाइम के रेस्पेक्ट में मोमेंटम में क्या चेंज आ रहा है, तो ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, ये वाली वैल्यू इक्वल होती है फोर्स के। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स। किसी ऑब्जेक्ट पर अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं एफ, तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्लियर। तो मान लें कि कोई ऑब्जेक्ट है और ये पहले किसी इनिशियल स्पीड u से, इनिशियल वेलोसिटी u से जो है मूव कर रही थी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। लेकिन क्या किया गया, इस ऑब्जेक्ट पर कुछ फोर्स F अप्लाई किया गया। जब F अप्लाई किया गया तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, स्मॉल v। तो अगर हम इनिशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें तो मोमेंटम की वैल्यू होगी मास इनटू वेलोसिटी mu, और अगर हम फाइनल कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें तो मोमेंटम की वैल्यू होगी mv। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि जो मोमेंटम की वैल्यूज़ हैं mu और mv, इनमें क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। लेकिन ये जो हमने फोर्स अप्लाई की है तो वेलोसिटी में चेंज आने के लिए कुछ टाइम लगा होगा, स्मॉल टी। तो इस तरीके से ही ये जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, यानी mu से mv में जो चेंज आया, ठीक है, और उस चेंज को हम कैसे फाइंड करेंगे, mv माइनस mu डिवाइड बाई टी, यानी स्मॉल टी टाइम में अगर ये चेंज आया हो तो उस कंडीशन में ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है यही क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो जो नेट एक्सटर्नल फोर्स हमने ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया था, ये नेट एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम, जिसको हम डेल्टा पी बोल सकते हैं, डिवाइड बाई टाइम इंटरवल, यानी जितने टाइम इंटरवल में क्या हुआ, मोमेंटम में चेंज आया। क्लियर है ये बात। तो इसके बाद इसमें आगे कहा गया है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। तो जैसे कि मैं पहले ही बताया है कि जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो फोर्स का फॉर्मूला भी बताता है कि फोर्स की हम मैग्नीट्यूड या वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। लेकिन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है फोर्स को डिफाइन करता है, लेकिन वो फोर्स को हम फाइंड कैसे करेंगे, ये हमें कहाँ से पता चलता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द फॉर्मूला ऑफ फोर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी फोर्स की क्या वैल्यू होनी चाहिए। इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। तो एफ और एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते थे स्मॉल ए से, तो इनके बिटवीन क्या रिलेशनशिप है, इसको ये भी कहाँ से पता चलता है हमको, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। तो देखिए इन रिलेशनशिप्स को फाइंड करने के लिए हम कुछ डेरिवेशन, ठीक है, को अच्छी तरीके से समझेंगे। तो कहाँ से स्टार्ट है कि लेट अस कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m। ये क्या है, कोई स्मॉल m मास की बॉडी है विच इज़ मूविंग विद वेलोसिटी u। तो जिस तरीके से मैंने अभी बताया था एक एग्जांपल, तो जब स्मॉल t इज इक्वल टू 0 है टाइम, तो उस कंडीशन में जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो कितनी है, u है। कितनी है, u।
यानी कि वो क्या है, स्मॉल m मास की बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, स्क्रीन को थोड़ा जूम कर देता हूँ। लेकिन जब इस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई की जाती है तो होता क्या है कि कुछ टाइम आफ्टर सम टाइम इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है, स्मॉल v हो जाती है। क्लियर। तो देखिए हमने पढ़ा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, कि जब टाइम के रेस्पेक्ट में या कुछ टाइम इंटरवल में किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आ जाए तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, या कहें कि बॉडी एक्सेलरेट हो जाती है। तो इस तरीके से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज ए, और एक्सेलरेशन क्या होता है, फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो इन सभी टॉपिक्स पर पहले ही वीडियो बन चुकी है। एक्सेलरेशन जो टॉपिक है ये चैप्टर 1 में था और वहाँ पे हमने सभी टॉपिक्स को अलग अलग करके एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप इन सभी टॉपिक्स को समझने के लिए उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, देखिए फाइनल वेलोसिटी में से हम इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करेंगे तो हमको वेलोसिटी में क्या चेंज आया वो मालूम हो जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, स्मॉल v, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u। तो इस तरीके से एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा a = v - u/t। तो ये क्या हो जाती है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाती है। इसके बाद हमें मालूम है इससे पहले कि जो मोमेंटम है वो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, यानी मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम होता है। तो अगर हम इनिशियल मोमेंटम की बात करें, यानी कि जब ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो स्मॉल u थी, जब टाइम = कितना है, 0 है, तो उस कंडीशन में जो मोमेंटम की वैल्यू है, इनिशियल मोमेंटम है वो कितना है, mu है। लेकिन कुछ टाइम बाद जब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, स्मॉल v, जब कुछ एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई किया जाता है ऑब्जेक्ट पर, तो उस कंडीशन में जो फाइनल मोमेंटम है वो कितना हो जाता है, mv हो जाता है। तो इस तरीके से जो मोमेंटम में चेंज आ रहा है इस बॉडी की वो क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो ये जो मोमेंटम में चेंज है ये कैसे फाइंड होगा, mv - mu, m कॉमन लेंगे तो हो जाएगा m × v - u। ये बहुत सिंपल है। इसके बाद टाइम टेकन टू चेंज द मोमेंटम। तो मोमेंटम के चेंज होने में जो टाइम लग रहा है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि स्टार्ट में क्या है, टाइम = 0, और फिर बाद क्या हो जाता है, आफ्टर स्मॉल t = t, यानी आफ्टर स्मॉल t टाइम, तो जो मोमेंटम है वो कितना हो जाता है, mv हो जाता है। तो इस तरीके से जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो कैसे फाइंड होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी टाइम के रेस्पेक्ट में मोमेंटम में क्या चेंज आ रहा है, तो m × v - u/t। तो उम्मीद है ये यहाँ तक आपको क्लियर समझ आई होगी डेरिवेशन। आप खुद से भी बाद में प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो जो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसके स्टेटमेंट को हमने क्या पढ़ा था कि जो अप्लाइड फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरीके से F क्या हो जाएगा, m × v - u/t। तो ये इक्वेशन यहाँ लिखी हुई है, ये क्या हो जाती है, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से मतलब ये है कि अगर मोमेंटम की वैल्यू बढ़ती है टाइम के रेस्पेक्ट में तो इसका मतलब ये है कि जो हमने फोर्स अप्लाई किया है ऑब्जेक्ट पर उसकी वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्योंकि मोमेंटम की वैल्यू कब बढ़ेगी, जब इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और वेलोसिटी कब इंक्रीज हो जाएगी, जब हम कुछ एक्सटर्नल फोर्स जो है इंक्रीज कर रहे होंगे। तो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से मतलब है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए जो इक्वेशन सेकंड में हमने पढ़ा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m × v - u/t, और इससे पहले फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या समझा था, a = v - u/t। इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे। तो इस तरीके से जो ये v - u/t है इसके प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, a। क्लियर है। और यहाँ पे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m और a की, यानी कि फोर्स जो है वो मास और एक्सेलरेशन दोनों के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे k क्या है, कोई कांस्टेंट है, वो प्रोपोर्शनलिटी। तो यहाँ से आगे हम समझते हैं, इफ़ F = 1 यूनिट, m = 1 यूनिट। तो देखिए लास्ट में हमें एक रिजल्ट मिलेगा कि अगर F = 1 यूनिट हो, m = 1 यूनिट हो,
और ए इज इक्वल टू भी क्या हो 1 यूनिट, तो के की वैल्यू कितनी होगी 1। अब के की अगर ये वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट कर दें के इज इक्वल टू 1, तो क्या फॉर्मूला मिलेगा एफ इज इक्वल टू एम में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की हेल्प से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सोल्व भी हम करते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। तो इस तरीके से जो लास्ट में हमको रिलेशनशिप मिलेगा फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में स्मॉल ए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए और उस ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम हो, तो उस पर अप्लाई की हुई फोर्स की जो वैल्यू है वो क्या होगी एम मल्टीप्लाई ए। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये जो है पूरा डेरिवेशन अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा। अगर कोई वीडियो से रिलेटेड डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इसका फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाता है फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। तो ये क्या शो करता है, दिस शोज दैट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। तो यहाँ से क्या शो हो रहा है कि अगर जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना मैक्सिमम होगा उस पर हमें उतना ही मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसकी वेलोसिटी में चेंज करने के लिए। दूसरा है कि फोर्स जो है ये क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जितना ज़्यादा चेंज करना है तो उस पर उतनी मैक्सिमम फोर्स भी हमको लगानी होगी, उतनी ही फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज करना होगा। तो वेक्टर फॉर्म में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि फोर्स और एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, ये टॉपिक भी मैं आपको समझा चुका हूँ। वेक्टर क्वांटिटी वे होती हैं जिनमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो, जैसे कि फोर्स की कोई वैल्यू भी होती है 5 न्यूटन 3 न्यूटन 6 न्यूटन, और साथ ही फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है तो फोर्स की डायरेक्शन भी होती है। तो इसे एक वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे भी इसके ऊपर जो रो का निशान है, रो का सिंबल है, इसको लगाकर लिख सकते हैं। अब देखिए हम आते हैं यूनिट ऑफ फोर्स। तो जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो यूनिट ऑफ फोर्स है वो क्या होती है न्यूटन, जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। लेकिन चूंकि फोर्स से रिलेटेड जो लॉज हैं वो न्यूटन ने दिया, तो उन्हीं के रेस्पेक्ट में फोर्स की जो यूनिट है साई यूनिट उसको नाम दे दिया गया न्यूटन। लेकिन न्यूटन का अपना एक मीनिंग होता है, तो वो मीनिंग क्या है उसे समझ लें। द एसआई यूनिट ऑफ एम इज़ 1 किलोग्राम। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसमें मास की जो यूनिट है उसको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। तो अगर हम एम की वैल्यू ले 1 किलोग्राम और एक्सेलरेशन की जो यूनिट है वो ले 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उस कंडीशन में फोर्स की जो वैल्यू है वो क्या आ जाती है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और देखिए ये जो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है यही क्या होता है 1 न्यूटन, यही क्या होता है 1 न्यूटन। तो ये ध्यान रखिएगा 1 न्यूटन का क्या मतलब होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से हम 1 न्यूटन फोर्स को डिफाइन भी कर सकते हैं कि 1 न्यूटन फोर्स इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए मास ऑफ 1 किलोग्राम। 1 न्यूटन फोर्स वो फोर्स होता है जो कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देता है उस ऑब्जेक्ट पर जिसका मास कितना होता है 1 किलोग्राम। क्लियर है। अब देखिए फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है ये भी हम समझ लें। इससे पहले हमने क्या समझा एसआई यूनिट समझा। सीजीएस से मतलब है कि इस सिस्टम में सीजीएस सिस्टम में जो लेंथ की यूनिट है वो सेंटीमीटर में मेजर की जाती है, जो मास की यूनिट है वो ग्राम में, मास को ग्राम में मेजर किया जाता है और टाइम को सेकंड में। तो सी फॉर सेंटीमीटर, सेंटी, जी मतलब ग्राम और एस मीन्स सेकंड। तो देखिए यहाँ पे अगर हम यूनिट ऑफ मास ले 1 ग्राम और एक्सेलरेशन को कन्वर्ट कर दे 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उस कंडीशन में क्या होगा यूनिट ऑफ फोर्स हो जाएगी 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है वहाँ पे हम बोलते थे 1 किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो इसको हम क्या बोल देते हैं 1 न्यूटन। इस तरीके से जब हम ग्राम किलोग्राम के प्लेस पे ग्राम और मीटर के प्लेस पे सेंटीमीटर पुट कर देंगे तो इसी को हम क्या बोलेंगे डाइन। तो द फोर्स इज सेड टू बी 1 डाइन फोर्स किसको कहेंगे, जो कि किसी ऑब्जेक्ट में 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे, जबकि उस बॉडी उस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कितना हो 1 ग्राम हो। अब हम समझ लेते हैं कि 1 न्यूटन और 1 जो डाइन होता है इनमें क्या रिलेशनशिप होती है और उस रिलेशनशिप को हम कैसे पता कर सकते हैं। तो देखिए 1 न्यूटन होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 1 किलोग्राम इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, ग्राम जो कि सीजीएस यूनिट होती है मास की। इसी तरीके से जो 1 मीटर है वो होता है 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्या होती है सीजीएस यूनिट होती है और मीटर क्या होती है एसआई यूनिट होती है किसकी लेंथ की। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे 1 न्यूटन कितना था
1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वहाँ पे किलोग्राम के प्लेस पे ग्राम की वैल्यू और मीटर के प्लेस पे सेंटीमीटर की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस तरीके से हमको क्या वैल्यू फाइंड हो जाएगी, 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या था, 1 डाइन। तो इस तरीके से जो 1 न्यूटन है ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 10⁵ डाइन हो जाएगा। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक जो है सेकंड लॉ ऑफ मोशन और इससे रिलेटेड जो डेरिवेशन और जो यूनिट ऑफ फोर्स को हमने समझा वो सभी चीज़ें क्लियरली समझ आ गई होगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से आप जो है नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी ये भी लिखना ना भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, पसंद ना आई हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।